जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। व्यूअर्स, एक चीज आज बात करनी है इकोनॉमी की। हम फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी, अफगानिस्तान में ये हो गया, वो हो गया, उधर उसने ये कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसने कहा है कि पाकिस्तान के उनकी जो स्टेट बैंक की जून 30 2021 की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तकरीबन $122 बिलियन के हमारे एक्सटर्नल डेट्स हैं। और हर पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन 1,91,000 रुपीज का मकरूज है। और इमरान खान साहब जब पावर में नहीं थे तो उस वक्त इस तरह की हमें बातें सुनाई जाती थी कि हम समझते थे कि पता नहीं, बस खान साहब आएंगे तो हमारा इस तरह का निजाम चलेगा, शायद कि हम दुनिया जो है वो कहीं रह जाएगी और हम कहीं और पहुंच जाएंगे। जो डॉलर है उसको देखे तो डॉलर पाकिस्तान में इस वक्त जो कहते हैं तारीख की बुलंद तरीन सतह, यानी कि 167 168 रुपीज का हो गया। एक डॉलर जो है इक्वल टू 167 और 168 पाकिस्तानी रुपीज, जो कि ऑब्वियसली पहले कम था। और इमरान खान साहब कहते हैं आप शुक्र करें कि ये इधर पहुंचा है, क्योंकि अदरवाइज ये इससे भी आगे जा सकता था, क्योंकि हमने बड़ा आर्टिफिशियली अपनी करेंसी को रखा हुआ था। चले, ये भी एक बात है। लेकिन अगर आप देखिए कि जो पाकिस्तान के जो डेट्स हैं उनकी अगर कहानी सुने तो हमें पता चलता है कि तहरीक इंसाफ इमरान साहब की हुकूमत में तकरीबन $27 बिलियन का हमारे डेट्स में इजाफा किया। उससे पहले जो हमारे बड़े बड़े लीडरान आए, जो हमारे लिए बड़े बड़े प्लान लेके आए, उनके प्लान भी हमें पता नहीं किधर जाते हैं और क्या करते हैं वो। लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब से कम कर्जे लिए थे। इमरान खान ने 3 सालों में उनसे भी डबल कर्जे ले लिए और हमें ये बताते हैं कि हमने कर्जे कम लिए हैं, लेकिन स्टेट बैंक कुछ और बात करता है। अब अगर आप देखें कि अगर जस्ट आप इमेजिन करें कि इमरान खान साहब के जो कर्जे हैं उनकी पोजीशन ये है कि जैसे मैंने बताया $27 बिलियन का इजाफा हुआ। आईएमएफ का हमने तकरीबन 7 साढ़े 7 अरब डॉलर देना है। और बहुत सारी सरकारी इदारे हैं, उन्होंने उनके जिम्मे पाकिस्तानी सरकारी इदारों के जिम्मे कोई $8 अरब के कर्जे हैं। बॉन्ड्स की शक्ल में तकरीबन $8 अरब से ज्यादा के कर्जे हैं। पेरिस क्लब का $10 अरब के करीब कर्जा है। कोई और मुख्तलिफ ममालिक के मिला के $14 बिलियन के कर्जे हैं। और मालियाती अदारों को जो हमने वापस करने हैं, वो जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इस तरह के और जो इंस्टीट्यूशन हैं, वो $33 बिलियन के कर्जे हैं। तो जब मुल्क की पोजीशन ये है और हालात मुल्क के ये है कि पीपल्स पार्टी ने भी कर्जे लिए, नवाज शरीफ साहब ने भी कर्जे लिए, इमरान खान साहब ने भी कर्जे लिए, लेकिन प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो फिस्कल डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये है वो प्रॉब्लम असल। जब फिस्कल डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट ये क्राइसिस पैदा करते हैं, हम लोन्स लेते हैं, वो बड़ी हाई कॉस्ट पे लोन्स होते हैं, फिर हम डेट ट्रैप में आ जाते हैं। ग्रोथ कोई नहीं है इकोनॉमी के अंदर। जब ग्रोथ कोई नहीं होती तो और फिर अबव क्या होता है? डेट्स भी बहुत ज्यादा है, ग्रोथ भी कोई नहीं है, इंडस्ट्री भी, टैक्सेस बढ़ते हैं, और जब मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो टाइट होती है। मैं आई वाज स्पीकिंग टू सम ऑफ फॉरेनर जो कि कमर्शियल अताशी है एक मुल्क के। उन्होंने मुझे कहा कि आपके मुल्क में बाहर से इंडस्ट्री वाले क्यों नहीं आते? हम जब लोगों को कहते हैं कि पाकिस्तान आओ तो क्यों नहीं आते? एक तो वो उसने ये कहा कि जी बहुत सारी दुनिया, खासकर यूरोप, ये वो आपको जानते नहीं है, मतलब प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, नहीं लोगों को पता होता, छोटा मुल्क है। लेकिन उसने एक बात की, उसने कहा कि आपके मुल्क के जो 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 इंटरेस्ट होते हैं, जो जैसे मॉनेटरी पॉलिसीज हैं या जो टैक्सेस हैं, उसमें कोई रेशो तय नहीं है। उसमें कोई रेशो तय नहीं है और उसमें ये तय नहीं है कि क्या होगा। जब गवर्नमेंट का जैसे दिल करेगा अपना टैक्स बढ़ा लेगी, और जब इस तरह का एक एनवायरनमेंट मिलता है फॉरेन इन्वेस्टर को तो वो भाग जाता है, वो कहता है यहाँ पे तुम्हें पता ही नहीं क्या होगा। अब इमरान खान साहब ने हमें बड़े लारे लगाए, बड़ा कुछ किया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। डॉलर का मैंने आपको बता दिया है कि 168 पे हो गया। एक अमेरिकी डॉलर पाकिस्तान में 168 पे हो चुका है, और इमरान खान साहब कहते हैं शुक्र करें, इससे भी आगे हो जाना था। अगर हम इमरान खान साहब की पॉलिसी चेक करें, इमरान खान साहब ने जो सबसे पहले अवाम को जो लारा लगा था
اور انہوں نے اتنے لارے لگائے کہ جو پہلے نظام تھے وہ اتنے کرپٹ تھے کہ اب اصل نظام آئے گا. انہوں نے کہا پاکستان کی اکانومی تو ویسے شوٹ کر جائے گی کہ وہ پاکستان کا جو $200 ارب کی ورتھ کا جو پیسہ پاکستانی لوٹ کے سوئس بینکوں میں لے گئے ہیں وہ واپس آ جائے گا. اچھا وہ تو کوئی چکر ہی نہیں ہے, وہ تو پیسے واپس نہیں آئے. الٹا عمران خان صاحب کے اوپر تنقید یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے تو وہ یہ احساس سیلانی لنگر اسکیمیں چلا دی ہیں اور وہ بھی کسی کے پیسے سے چلا دی ہیں. اور اب $200 بلین آئے گا تو ہم بہت بلے بلے ہو جائے گی. لیکن آئی ایم ایف جو ہے یہ جو بڑے بینک ہیں وہ کہاں سے یہ پیسہ لے کے آئیں گے؟ آج تک عمران خان تو اسٹیبلش ہی نہیں کر سکے. سعودی کرون پرنس محمد بن سلمان 2019 میں 2019 میں انہوں نے کہا جناب $20 ارب کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, وہ بھی کہیں راستے میں ہوا میں ہے یا زمین میں, اس کا کوئی پتہ نہیں ابھی تک, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم کریں گے. اور یہ جو پرابلم ہے کہ جی $20 ارب وہ انویسٹمنٹ آئے گی, وہ کب آئے گی؟ مجھے نہیں لگتا وہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے تو اپنے تعلقات ہی خراب کر لیے. جب اپنے تعلقات خراب کر لیے تو انویسٹمنٹ کہاں سے لے کے آئیں گے, اور خاص کر مڈل ایسٹ سے. اور مزے کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی فورن پالیسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے بہت کام کیا عرب ممالک کو اور پرشین ممالک کو, یعنی کہ ایران اور سعودی عرب کو کنیکٹ کرنے میں, اور ہم نے بڑی مدد کی ان کی کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ آپس میں, اور عرب مسلم ممالک میں یونٹی پیدا کرنے کی ہم نے کوشش کی. لیکن اس یونٹی میں ہماری انویسٹمنٹ کہیں ڈوب گئی جو سعودی کرون پرنس نے بیچنی تھی. اور اس کے بعد اگر آپ آ جائیں, انہوں نے کہا جی کہ $200 تو کہا جی کہ وہ تو آئے گا نا, پھر $20 ارب کی انویسٹمنٹ آ گئی. اب جو چائنیز انویسٹمنٹ کوئی کہہ رہے ہیں کہ اراؤنڈ $70 بلین کے قریب ہے. اب وہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے شروع کی, پی ایم ایل این کہتا ہے ہم نے شروع کی, عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم نے شروع کی. وہ کسی کو نہیں پتا کس نے شروع کی, لیکن obviously that was long back. I think پیپلز پارٹی کے ٹینیور میں شروع ہوا تھا. وہ آئیڈیا بیسیکلی چائنیز کا تھا, پاکستان کا نہیں تھا میرا خیال ہے, لیکن پاکستانی بھی اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا ہی آئیڈیا, ہم نے چائنا کو دیا تھا. وہ تو ایک اور ایک ظاہری بات ہے, جوک. اینی ہو, اب اگر آ جائیں 2020 میں آ جائیں آپ, تو عمران خان صاحب نے کہا جناب کہ وہ دیکھیں نا جناب, آپ ہمارے تو جو ریکوڈک ہے, جو گولڈ کے ذخائر ہیں, اور جو ادھر بلوچستان میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں, وہ تو اس سے سارا ملک قرضہ اتر سکتا. اب وہاں پہ کیا ہے کہ وہاں پہ ڈیمیجز پڑ گئے ہوئے ہیں, ایک کوئی $5.8 بلین کے, یہ طے کر لیتے ہیں, کیا اسے بولتے ہیں, منصوبہ بنا لیتے ہیں. بیچ میں سے سپریم کورٹ انٹر ہو جاتی ہے یا ہائر کورٹس انٹر ہو جاتی ہیں, وہ کہتی ہیں جی آپ نے جو تھا پروجیکٹ غلط کیا ہے, ملک کو نقصان ہو رہا ہے. اب جب آپ انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ میں جاتے ہیں وہ آپ کو فائن ڈال دیتے ہیں, اور بجائے اس کے کہ وہ جو پروجیکٹ ہوتا ہے اس سے کوئی پیسہ نکلے گا, وہ فائدہ ہوگا, الٹا آربیٹریشن میں پیسے پھنس جاتے ہیں. تو یہاں پہ بیڈ گورننس ہونے کی وجہ سے, ٹرانسپیرنسی نہ ہونے کی وجہ سے, جب عدالتیں انٹروین کرتی ہیں تو اس سے ایک اور انوائرمنٹ پیدا ہوتا ہے. جوڈیشری جو ہے وہ اپنے ایڈمنسٹریشن کے رول میں آ جاتی ہے, بیکاز ان کے پاس یہ پاور ہے جسے وہ سو موٹو پاور کہتے ہیں. آئی تھنک آرٹیکل 184 سب سیکشن 3 پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں ایک ٹرم آئی تھنک جو کہتی ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ لے سکتا ہے. سو یہ ہوا, ماضی میں بھی ہوا ہے اس میں, اور ابھی بھی ریسنٹلی ہوا. سو یہ لارا لگا دیا جناب کے ریکارڈکس سے, اور وہ جو بلوچستان میں جو کچھ ہے نا وہ ایکسٹریکٹ کر لیں گے ہم. ہاں پھر تھوڑی سی خوشی آئی کہ چلو پاکستان میں آئی ٹی والے لڑکے چڑھ آج کل تھوڑے جوان لڑکے ہیں, کام کر رہے ہیں. انہوں نے آئی ٹی کو تھوڑی ایکسپورٹ دی, تقریباً $2 بلین کی ایکسپورٹ آئی ٹی میں ہوئی, جو کہ 47% انکریز ہے. اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی. لیکن عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ تو آپ کے دور میں مائنس پہ چلی گئی, کووڈ کی وجہ سے گئی, لیکن وہ واپس شوٹ بیک نہیں کی. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے وہ 3.9% ہے, لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے اس کو. کوئی یہ مانتا نہیں ہے کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ اتنی زیادہ. اب آ کے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری جو, میں تو اکثر جب بات کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہیں پہ میڈیا پہ بیٹھ کے یا کہیں پہ کوئی ڈسکشن ہوتی ہے, تو میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہے
जो भी है, एक चीज तो साबित है कि पाकिस्तान का जो कलेक्टिव ब्रेन है, ये जितने अशराफिया हमारे मुल्क की रूल कर रहे थे, वो सारे हमें उठा के इस मुकाम पे ले आए। मैं फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तान की बहुत अचीवमेंट्स हैं, हमने बहुत कामयाबियां जिंदगी में हासिल की, लेकिन फाइनेंशियली जो हम यहाँ पे आ गए, थैंक्स टू दिस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, इसका नुकसान भी है और इसका फायदा भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि हमारी जानें चली गई। नुकसान ये हुआ कि जितनी हम तरक्की कर सकते थे, हम तरक्की नहीं कर पाए। जब भारत इस पिछले 15 साल के दौर में 18 साल के आप देखिए ना कि आप 1991 के बाद जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, लिबरल ट्रेड है, ग्लोबलाइजेशन के जो फायदे हुए, उसकी वजह से भारत ने उसका बहुत एडवांटेज लिया और भारत पूरी दुनिया में कनेक्ट हो गया फाइनेंशियली। और हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे इस 15-18 साल में पिछले। जब हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे, तो जाहिर बात है कारोबार कहाँ से आना था, जो अपना कारोबार था वो टूट रहा था। सो दो फायदे हुए, एक फायदा हुआ और नुकसान ज्यादा हुए, फायदे कम हुए। नुकसान ये हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा, जाने गई, मुल्क मसरूफ रहा, आगे जाने की बजाय चीजें सेट करते रहे। और अब जाके, और फायदा ये हुआ कि जो बाहर से थोड़ा बहुत पैसा आया, उससे इकोनॉमी के अंदर, मुआशरे के अंदर एक मिडिल क्लास का इजाफा हुआ, और वो भी थैंक्स टू रियल स्टेट। पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में दो तीन चीजें की जाती हैं, जो हमारे अच्छे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, दैट इज लाइक ए कसिनो इकोनॉमी है। वो इसलिए कि जो आप, पैसा कहाँ पैदा होता है, अब्रप्ट पैसा, जल्दी से पैसा पैदा होता है, ये कहाँ पैदा होता है, स्टॉक एक्सचेंज में पैदा होता है, और हमारे भी स्टॉक एक्सचेंज में पैदा होता है, रियल स्टेट में पैदा होता है। हमारे यहाँ रियल स्टेट में बहुत पैसा, लोग जो है वो दिन रात, मतलब सुबह कुछ और थे और शाम को कुछ और हो गए। मतलब ये तो हमने देखा है इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को जो जीरो थे, जीरो, जिंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन अब वो अरबपति हैं, बिकॉज ऑफ थैंक्स टू दिस हाई प्राइसेस ऑफ रियल स्टेट। ये जो मिडिल क्लास बनी है थोड़ी सी। सो स्टॉक एक्सचेंज, रियल स्टेट एंड कमोडिटी प्राइसेस जो है, यहाँ पे पैसा पैदा होता है यहाँ, और तीनों का कोई पता नहीं होता कब चला गया ऊपर, कब नीचे आ गया। इसलिए हमारे जो कई इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी इज ए कसिनो इकोनॉमी। यहाँ पे चीजें जो हैं वो उस तरह नहीं चलती, या उस तरह नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है, वो जो ग्रोथ होती है वो अंदाजा नहीं। एग्रीकल्चर को डुबो दिया, इंडस्ट्री पे फोकस नहीं है, सर्विसेज सेक्टर उस तरह ग्लोबली कनेक्टेड नहीं है, हम आइसोलेट हो चुके हैं। एक वक्त था कि पाकिस्तान जो था, दैट यूज्ड टू बी हब, कराची जो था वो हब था, कि जो यूरोप से लोग आते थे उनको हम एशिया पैसिफिक की तरफ लेके जाते थे। कराची एयरपोर्ट पर दुनिया के सारे जहाज उतरते थे। आज वो मुकाम मिडल ईस्ट ने ले लिया, कतर, ओमान। अब देखिए कभी हमने भी ट्रैवल करना हो तो कहाँ जाते हैं, जद्दा, ओमान, कतर, दोहा, अबू धाबी, दुबई, ये 5 6 7 डेस्टिनेशंस होती जहां से गुजर के हमने आगे जाना, या फिर इस्तांबुल अभी आ गया। उन्होंने फायदा उठा लिया, और हम जो थे वो हम किसी और दुनिया के चक्कर में पड़ गए। सो किसी ने किसी, इससे पहले कि हम किसी को ब्लेम करें, सबसे पहले अपने आप को ब्लेम करना चाहिए। जो अपने आप को ब्लेम करेंगे तो देन वी विल कम टू नो व्हाट इज द रियलिटी। सो पहले किसी को ना ब्लेम करें, अपने आप को ब्लेम करें कि हम कहाँ आ गए। थैंक्स टू ऑल ऑफ दीज पॉलिटिशियंस, थैंक्स टू ऑल ऑफ दीज पॉलिटिकल क्लास, जो हमें इस तरह की चीजों में डाल गई। तो ये चीज है जो मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग, वेरी वेरी चैलेंजिंग। अगर हमने ये ना आइंदा आने वाले दिनों में इकोनॉमी पे फोकस किया, तो देयर विल बी अ मेजर मेजर कोलैप्स होगा सिस्टम यहाँ पे। और खास करके ये जो अफगानिस्तान की सिचुएशन बन गई है, तो इकोनॉमी यहाँ पे और ख़राब हो सकती है। अगर अफगानिस्तान दुनिया में मेन स्ट्रीम नहीं होता तो यहाँ पे और ख़राब होगी। सो इस वक्त पाकिस्तान को बिजनेस और कारोबार की बातें करनी चाहिए। हमें ये जो पॉलिटिक्स है इसको इतना नहीं डिस्कस करना चाहिए। ये जो हाई पॉलिटिक्स है ना, दैट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे हर चीज में पॉलिटिक्स है,
हर चीज में, इवन के जोक्स में भी पॉलिटिक्स है। मुआशरे का वो जो एक कल्चरल चीज थी वो कोई नहीं उठी, वो हमने दबा दी, क्योंकि हम कहते हैं अगर कोई ड्रामा मूवी फिल्म लगाएगा वो कहेंगे नहीं ये तो बेहयाई हो गई, ये तो देखो हमारा इस्लाम खतरे में पड़ गया, तो लोग उधर उधर चले जाएं। ये बड़ी एक सीरियस चीज है जिसको मेरा ख्याल है कि हमारी स्टेट को सोचना चाहिए। पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो लो पॉलिटिक्स में इंगेज रहते हैं, कल्चर में, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, शेयरिंग टेक्नोलॉजी, इसमें, इन चीज़ों में, सोसाइटियल कोऑपरेशन में। हमारा तारुफ ही अफगानिस्तान है। दैट इज नॉट अ गुड इंट्रोडक्शन एट ऑल। और हमारा जो अपना तारुफ है वो हमें उसको री इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। दुनिया पिछले 40 साल से इसलिए पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करती रही ऑन लार्जर स्केल बिकॉज ऑफ द अफगानिस्तान। पर हमें ये रेफरेंस खत्म करना है, हमें नए रेफरेंस देने हैं। जो सिक्योरिटी का रेफरेंस है, हाई पॉलिटिक्स का रेफरेंस है, अफगानिस्तान का रेफरेंस है वो पाकिस्तान, दैट इज नॉट अ गुड रेफरेंस। दैट स्टॉप्स इन्वेस्टमेंट, दैट स्टॉप्स बिजनेस, दैट स्टॉप्स ब्रिंगिंग पीपल टू कम एंड इन्वेस्ट हियर, बिकॉज यहाँ पे लॉलेसनेस रही है माजी में। चीजें तो बहुत अच्छी हो रही हैं, चाइनीज ने आके पैसा डाला, लेकिन चाइनीज को भी तो यहाँ पे दहशतगर्द ग्रुप मार रहे हैं। वो इसलिए मार रहे हैं ताकि इनको रोके, वो इंटरेस्ट ग्रुप्स लगे हुए हैं ताकि यहाँ पे इंडस्ट्री वापस ना आए, कारोबार ना आ सके। वेरी वेरी सीरियस थिंग, we really need to work on this, and I'm sure it will happen. Thank you very much.